मैं सुभाष रजक, SG बर्वे नगर म्युनिसिपल सेकेंडरी स्कूल। बच्चों, आज मैं आपके क्वेश्चन पेपर पे जो क्वेश्चन नंबर 1A है उसके बारे में चर्चा करूंगा। पिछले पार्ट में भी मैंने क्वेश्चन नंबर 1A ही लिया था और 1A में कुछ 8 से 10 प्रश्न आपको हल करके बताए थे और कैसे लिखना है और किस तरह से उसको हल करना है, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई थी। आज भी वही बातें बताने जा रहा हूँ। तो मेरे सारे बच्चों से एक निवेदन है कि बच्चे ये जो प्रश्न है उसको लिख लिया करो, एक अलग कॉपी बना लो, एक अलग कॉपी बना लो, उस अलग कॉपी में लिख लो। वो क्यों मैं अलग कॉपी में बनाना बताता हूँ आपको कि उसका बहुत फायदा होगा आपको एग्जाम के समय, आपको उसका बहुत बहुत फायदा होगा। ओके, क्योंकि देखो हमारे पास जैसे समय अब ज्यादा है, अभी हमारे पास समय थोड़ा ज्यादा है तो हम क्या करते हैं उसमें ज्यादा समय देते हैं, लेकिन एग्जाम के समय हमारे पास आधा घंटा 15 मिनट 20 मिनट रिवीजन के लिए रहता है। तो हम क्या करते हैं उसको रिवीजन के तौर पे करते हैं। तो रिवीजन किस तरह से करा जाता है, आप किस तरह से पढ़ाई करनी है, रिवीजन के समय किस तरह से करना है, तो उसके लिए अभी से ही आपकी मटेरियल तैयार रहना चाहिए। और मेरी एक आपसे रिक्वेस्ट है सारे बच्चों से कि आप एक काम करिए, जितने भी आपको जैसे जैसे पेपर्स मिलते हैं, देखो मेरे पास कुछ पेपर्स हैं, मेरे पास ऐसे कुछ इस तरह के पेपर आए हैं। देखो ये इस तरह के मैंने वर्कशीट तैयार की है बच्चों के लिए। तो ये सारी वर्कशीट जो है बच्चों के लिए हमने तैयार की है। तो आप एक काम करिए कि मैथ के लिए एक स्पेशल फाइल बना के रखिए बच्चों। फाइल, उस फाइल के अंदर ये सारे पेपर्स हल किए हुए, बिना हल किए हुए सारे पेपर्स वहां पे लगा के रखेंगे। तो क्या होगा कि हमारा सारा मटेरियल एक जगह रहेगा। नहीं तो क्या होता है कि एग्जाम के समय आपको मैथ 1, मैथ का, साइंस का, इंग्लिश का, हिंदी, मराठी का सारे वर्कशीट जो होते हैं या ऐसे पेपर्स होते हैं वो क्या होते हैं, मिक्स हो जाते हैं। तो आपको बड़ी तकलीफ होती है फिर ढूंढने में। इसीलिए आप अभी से क्या करो, एक फाइल बना लो, जो भी आंसर पेपर है, क्वेश्चन पेपर है, उसमें लगा के रखिए। तो उससे क्या होगा, आपका जो भी नंबर मिला होगा, गलत सही जो भी रहेगा वो सब लगा के रखिए। उससे आपको रिवीजन के समय बहुत बहुत क्या होगा, फायदा होगा। तो देखो मैं आपको पहला प्रश्न लिखा हुआ है यहाँ पर, तो मैं उसको हल करके बताता हूँ। पहले इसको हल करके बताता हूँ। वर्ग समीकरण दिया है 2x का वर्ग धन 5 करनी में 3x धन 6 बराबर 0। तो विवेचक का मान ज्ञात करना है। ओके, तो देखो इसमें आपको एक नंबर का भी प्रश्न मिल जाएगा, 2 नंबर का भी प्रश्न मिल जाएगा। जैसे अभी हमने तो यहाँ पे 1 नंबर का पूछा गया प्रश्न। अभी देखो मैं प्रश्न लिख रहा हूं, जैसे है प्रश्न 2x का वर्ग धन 5 करनी में 3 धन 6 बराबर 0। अभी इसमें क्वेश्चन क्या क्या पूछ सकते हैं, देखो अभी हमारे पास दिमाग में क्या है, बहुपर्यायी है, यानी कि इसमें से कोई भी एक उत्तर रहेगा उसको लिखना है। लेकिन हम दो तरह की चीजें दिमाग में रखते हैं कि जैसे ये क्वेश्चन नंबर 1 में भी आ सकता है, प्रश्न 1 में आ सकता है, प्रश्न 2 में भी आ सकता है, मतलब 2 नंबर का भी प्रश्न पूछा जाता है, प्रश्न एक नंबर का भी प्रश्न पूछा जाता है। अभी 1 नंबर के लिए क्या पूछा जाएगा, वो पूछेंगे A B C का मान ज्ञात करो। ये 1 नंबर का होगा ना, मान ज्ञात करो। देखो ये प्रश्न होगा 1 नंबर के लिए, आया समझ में। इसी में ही दूसरा b² माइनस 4ac का मान ज्ञात करो। ये आपको देखो ये 1 नंबर का हो गया, ये 2 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। यानी कि आपको ऐसे एक प्रश्न के अंदर 3 प्रश्न कवर हो जाते हैं। एक तो बहुपर्यायी में आता है, दूसरा एबीसी का मान आता है, तीसरा b² माइनस 4ac का मान ज्ञात करना है। ओके, तो आप लोगों को ये सब चीजें ध्यान रखनी है। इस तरह के क्वेश्चन क्या करना है, आपको सिलेक्ट करना है और एक तरह से लिखना है। और आपके जितनी टीचर्स है स्कूल के, सारे टीचर्स ऐसे बना रहे हैं बच्चा, और आपको पीडीएफ देंगे। जैसे मैंने बताया ये इस तरह का मेरे पास है, लिखा हुआ है। तो इसको हम क्या करते हैं, जेरॉक्स करके अपने पास रखना है और उसको आंसर को खुद अपने आप कर, पेन से मत करना उसको। ओके, पेन से नहीं उसको कर देना परमानेंट, ये बी ए है बी है। आप क्या करना, पेंसिल से टिक करना उसको और मिटा देना। फिर उसको 2-3 बार आप प्रैक्टिस करोगे, आपका एकदम पक्का हो जाएगा एग्जाम में। तो फिर उसमें समय कितना लगेगा वो भी मैं बताऊंगा आपको। ठीक, तो सबसे पहले इसको हम हल कर लेते हैं बच्चे लोग। ओके, सबसे पहले हल कर लेते हैं इसको। तो इसको क्या हल करेंगे, पहले ए बी सी का मान ज्ञात करेंगे। तो देखो इसका तरीका है, इसमें देखो मैं आपको बता रहा हूँ, ये सिर्फ मैं बहुपर्यायी का नहीं बता रहा हूँ, मैं एक नंबर प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 2 ये दोनों की बातें कर रहा हूँ साथ में। ठीक, तो अभी जैसे कुछ बच्चों को ए बी सी का मान नहीं आता, अभी भी मैंने देखा उनको सर ए क्या बी क्या सी क्या कुछ पता नहीं चलता उनके। तो उसके लिए हमको क्या करना है मैं बताता हूँ। देखो आप ऐसे लिखिए 2x का वर्ग धन 5 करनी में 3x
धन 6 बराबर 0। ओके, अभी आपका जो वर्ग समीकरण का सामान्य सूत्र है उसको ऐसे लिखेंगे, देखो ax का वर्ग प्लस bx प्लस c बराबर 0। आपने लिख लिया इस तरह से, वैसे जरूरी नहीं है, फिर भी आप जब लिखोगे तो देखो मैंने क्या बताया, ये एक रफ आइडिया है, ये b का और c देख लो। a मिला आपको, a बराबर कितना है 2, b बराबर कितना है 5 करनी में 3 और c बराबर कितना है 6। देख लो ये आपको ए बी सी का मान बड़ी आसानी से इस तरह से यहाँ पे मिल जाएगा। समझ में आ रहा है? जिसको नहीं आ, और नहीं तो कुछ बच्चे एकदम देख के बताते हैं, ए का मान 2, बी का मान 5 करनी में 3, सी का मान 6। आ रहा है समझ में? तो ये अगर आपको नहीं समझ में आता तो इस तरह से लिख के, अगर मान लो बाय द वे यहाँ पे कुछ नहीं रहता है तो 1 रहेगा, हाँ ध्यान में रखिएगा। यहाँ अगर कुछ भी संख्या नहीं रहेगी तो 1 रहेगा। उसके पहले एक चीज और ध्यान रखनी है कि ये जो आपका वर्ग समीकरण दिया गया है, ये वर्ग समीकरण के रूप में है या नहीं है। कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए आपको 6 यहाँ कर देंगे या ये 5 करने में 3x इस तरफ कर देंगे, तो क्या हो जाएगा उसमें कि उसको फिर से आप उसको चिन्हों को परिवर्तित करके इस रूप में आपको लाना पड़ेगा, राइट। अभी वो कहता है विवेचक, विवेचक यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान ज्ञात करना है आपको। अब देखो b का मान क्या है, b का मान है 5 करनी में 3 का वर्ग माइनस 4, a का मान 2, c का मान 6। देख लो आपको क्या मिला यहाँ पे, 5 करनी में 3, b का मान 4 ऐसे उतार दिया, a का मान 2 आया और b का मान c का मान कितना है 6। अब इसको हल करने के लिए 5 का वर्ग 25 हो जाएगा और करनी 3 का वर्ग होता है। किसी भी कोई भी संख्या अगर करनी में रहती है उसका वर्ग रहता है तो वही संख्या डायरेक्ट लिखते हैं 3। देखो 4 दूनी 8, 8 छक 48 बराबर है 48 हो गया। अब क्या करेंगे, इसको घटा गुणा कर देंगे, 25 तिया 75 ऋण 48। ओके, 25 तिया 75 ऋण 48। अभी आपको घटाने में भी गलती होती हो तो आप क्या करना है, ऐसे रफ में ऐसे 75 में से 48 घटाएंगे, बराबर है 13 सॉरी 15 में से 8 गए, 15 में से 8 जाएंगे तो कितना मिलेगा 7, यहाँ पे 6 27, तो उत्तर मिला कितना आपको 27। तो ये आपको हल करने का तरीका है, पर आपको एग्जाम में ऐसे हल नहीं करना है। ओके, मैंने अभी ये समय देखो, अभी मेरे पास समय बहुत है, मैं एक प्रश्न को हल करने के लिए 1 नंबर का कम से कम 5 मिनट लगाता हूँ, लेकिन एग्जाम में आपको एक प्रश्न करने के लिए सिर्फ और सिर्फ आधा मिनट लगेगा, उससे भी कम समय लगेगा। समझ में आया? वो बताता हूँ तरीका में। तो अभी आपको उत्तर कितना मिला 27। तो अभी यहाँ देखना है कि पर्याय कौन सा है, ए बी सी में, ए में 27 है। ओके, तो हम इसका उत्तर कैसे लिखेंगे, देखो इसका हम ऐसे आंसर लिखते हैं, ऐसे लिखेंगे आंसर। आपको एग्जाम में क्या लिखना है, यहां से शुरू होता है, आंसर 1 बराबर क्या आएगा आपको, दैट्स ऑल। खाली ए लिखना है आपको, 27 28 25 26 वो कुछ भी लिखना नहीं है आपको, ये वर्ग समीकरण नहीं लिखना, ये पूरा प्रश्न एग्जाम में लिखना नहीं है, खाली आपको उत्तर में इतना लिखना है। देखो इसको हल करने के लिए मुझे 5 मिनट लगे, पर इसको लिखने के लिए मुझे आपको 10 सेकंड भी नहीं लगते। तो वो आइडिया क्या करना है कि आपको ये सारे के सारे प्रश्न ऐसे लिख के रखेंगे, और जैसे ही एग्जाम आएगा या एग्जाम के पहले या रोज हमारी एक प्रैक्टिस रखने की, रोज जब भी हम गणित करेंगे 5 मिनट हो, 5 मिनट ज्यादा ज्यादा 5 से 7 मिनट, बहुत ज्यादा 10 मिनट, आप क्या करो ऐसे पन्ने पलटते जाओ, पन्ने पलटते जाओ, देखते जाओ कौन सा प्रश्न कहाँ लिखा हुआ है, इसका उत्तर क्या है, दैट्स ऑल। ये क्या होता है, हमारे दिमाग में इसका पिक्चर हो जाता है और हम बराबर से उस प्रश्नों को और उसका उत्तर हमारे दिमाग में आ जाता है, हम झट से इतना लिख देते हैं, आंसर 1 बराबर ए, दैट्स ऑल। आप 27 नहीं लिखना, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, आप यहाँ पे 27 लिखोगे और ए नहीं लिखोगे तो आपका नंबर कट जाएगा। समझ में आ रहा है? नंबर काटेंगे, ये साल पिछली बार उन्होंने थोड़ा कंसेशन दिया था, पर ये साल काट देंगे नंबर। तो आपको ए लिखना है, पर्याय बी है तो बी लिखना है, सी है तो सी, और डी है तो डी लिखना है। आपको 27 या जो भी संख्या आती है उसको लिखना जरूरत नहीं है, ये सब आपका रफ वर्क है अभी फिलहाल के लिए। जब आप एग्जाम के समय जाओगे तो इतना सब करने के लिए आपके पास समय नहीं रहेगा। मैंने आपको यहाँ पे 1 नंबर 2 नंबर के प्रश्न बता दिए, अभी मैं दूसरे प्रश्न में जाता हूँ। ये इस तरह के क्वेश्चन आप क्या करो, निकाल दो, 2-4 प्रश्न आपके
किताब में होगा। अभी आपको 21 सेट भी मिलने वाला है, तो 21 सेट से भी आप उसमें से प्रश्नों को निकाल लो। आपके पास गाइड है उसमें से निकाल लो, आपके पास कोई प्रश्न पत्र है उसमें से प्रश्नों को निकाल लो और एक जगह पे लिखो, बराबर है। उससे क्या होगा, आपके पास अभी समय आपका प्रैक्टिस हो जाएगा और एक जगह पे बाद में रिवीजन के लिए बहुत काम में आएगा। ठीक, तो मैंने ये पहला प्रश्न बता दिया आपको। आपको मैं दूसरा प्रश्न बताता हूँ। प्रश्न क्रमांक 2, इसी टाइप के ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में, ध्यान में रखो। हाँ, टाइप थोड़ा सा ऊपर नीचे प्रश्नों में अंतर, जैसे संख्या में अंतर कर देंगे, ये आपका जो समीकरण है उस समीकरण को बदल देंगे, परंतु प्रश्न इसी टाइप के आएंगे एग्जाम में। देखो अभी प्रश्न क्रमांक दूसरा है, 5x धन 2y बराबर 16। देखो 5x धन 2y बराबर 16 है, तो इस समीकरण का आलेख खींचने के लिए यदि x बराबर 2 है, देखो वो कहता है x बराबर 2 है तो y का मान लिया जाए। देखो हमारे कुछ बच्चे जो अच्छी प्रैक्टिस करके रखते झट से करते हैं, क्या हो जाएगा, तो कैसे करते हैं, 5 दूनी 10, 16 6 3 आ जाएगा, दैट्स ऑल। देखो इसे बच्चे इस तरह से करते, फास्ट करते हैं। अभी कुछ बच्चे ऐसे हैं कि सर कैसे बताया आपने, देखो 5 दूनी 10, यहाँ जाएगा ऋण 16, 16 में से 10 गए, 6/2 3, दैट्स ऑल। इस तरह से एक सेकंड में आंसर वो निकाल देते हैं। लेकिन अभी जिस बच्चों को मान लो नहीं समझ में आता है, तो उसको क्या करना है, ऐसे करते 5 गुणे 2 धन 2y बराबर 16, समझाइए। तो आपको मिलेगा यहाँ पे 5 दूनी 10 धन 2y बराबर 16, तो आपको मिलेगा 2y बराबर 16 ऋण 10 और 2y बराबर 6, इसलिए y बराबर 6/2 बराबर 3। तब इसका पर्याय 3 कौन सा है, सी। तो ऐसे लिखेंगे आंसर, देखो आंसर 2 में उत्तर क्या है, पर्याय सी है, तो हम सी लिखेंगे, 3 नहीं लिखेंगे, ओके, सिर्फ सी लिखेंगे। अभी देखो मैंने जो बताया, हमारे बहुत अच्छे बच्चे, बहुत सारे इंटेलिजेंट बच्चे, आप सब इंटेलिजेंट हो, तो आपको कैसे सोचना है, देखो मेरी तरह सोचो ना, आप मेरी तरह सोचने का। अभी यहाँ पे आपको ये हल करने की जरूरत नहीं है, इसके मार्क्स नहीं है, आपको खाली पर्याय लिखना, इसके मार्क्स है। तो आपको पता है कि यहाँ पे कितना दिया, x का मान 2 दिया है और y का मान आपको ज्ञात करना है। इमीडिएटली आपके दिमाग में आना चाहिए, यहाँ गुणे होगा 5 दूनी 10, यहाँ 16 में से 10 गए 6/2 3, डायरेक्ट 3 आ जाएगा। ये सब करने के लिए प्रक्रिया आपको 2 से 3 सेकंड, 5 सेकंड ज्यादा लगेगा, बहुत ज्यादा 10 सेकंड लगेगा, उससे ज्यादा समय लगेगा नहीं। तो हमारा टाइम कंज्यूमिंग होना चाहिए और ये दिमाग इस तरह से चलाओ, फास्ट चलाओ बच्चा। ये मैं 5 प्रश्न करके 4 प्रश्न सॉल्व करके या इसी में से आएगा ऐसा तो नहीं है, लेकिन मैं एक आइडिया बता रहा हूँ आपको, इस तरह से हल करना है। इस टाइप के प्रश्नों को जब भी आएगा ना, फटाफट सोचने का, और इस तरह से अभी फिलहाल क्या ऐसे हल कर लो, आपको मालूम पड़ेगा कि ये 1 नंबर में भी प्रश्न पूछा जा सकता है, 2 नंबर में भी पूछा जा सकता है, तो आप इससे प्रश्नों को हल कर लो। लेकिन जब आप एग्जाम में जाओगे तब मेरी तरह सोचो, मैं जैसे बता रहा हूँ उस तरह से सोचोगे, एकदम परफेक्ट आपको उत्तर मिल जाएगा बच्चा। ठीक, इस तरह से मैंने आंसर 2 भी लिखा, सी। ये कुछ नहीं लिखना है यहाँ तक, ये भी कुछ नहीं लिखना है, खाली ये लिखना है। मैं आपको अभी ये खत्म होने के बाद आपको आंसर कैसे लिखना वो बताऊंगा मैं एग्जाम में, मतलब पेपर के अंदर कैसे लिखना है। ये नंबर 2 हो गया। नंबर तीसरा है, देखो 2 ऋण 2 ऋण 6 ऋण 10, इस अंकगणित श्रृंखला का सामान्य अंतर ज्ञात करो। देखो तीसरा है 2 ऋण 2 ऋण 6 ऋण 10, डी ज्ञात करना है, डी सामान्य अंतर, डी ज्ञात करना है आपको। ओके, आपको मालूम है सामान्य अंतर डी होता है। ओके, अभी देखो मैं आपको रियल बताता हूँ, कुछ बच्चों को प्रथम पद भी नहीं पता है, प्रथम पद क्या होता है, ए क्या होता है, T1 क्या होता है। तो आपको ये थोड़ा सा याद रखना है बच्चा, पहला जो रहेगा संख्या वो प्रथम पद यानी T1 या ए। ओके, T1 बराबर ए बराबर 2, तो यहाँ पे हम लिखेंगे T1। ओके, और अभी दूसरा बताता हूँ, जिससे अभी फास्ट कैलकुलेशन करना है, एकदम फास्ट कैलकुलेशन करना है। ओके ठीक है, नो प्रॉब्लम। इसका डी का अंतर ज्ञात करना है, तो T2 माइनस T1, तो -4 डायरेक्ट मेरे दिमाग में आ गया। देखो -2 इसको -4 हो गया, यहाँ देखो -4 है, क्या है, ए में है, डायरेक्ट उत्तर हमारा ए हो जाएगा। मेरी बात समझे कैसे, T2 माइनस T1 यानी कि -2 और -2 और -2 -4 हो गया, आपको आंसर मिल गया। ये विद इन अ सेकंड में आपके पास आंसर आना चाहिए। तो अगर नहीं आता है तो इसको ऐसे करेंगे, T1 बराबर 2, T2 बराबर -2 और
T3 बराबर -6 और T4 बराबर -10 आएगा। अगर जो कर दे, अगर मान लो ये जो प्रश्न आपके पास दिए गए हैं, इसमें जो प्रश्न आते हैं, इसमें जो है ना डी, जैसे बोलते हैं ना, ये अंगगणितीय श्रृंखला है या नहीं है, अंगगणितीय श्रृंखला है या नहीं है, अंगगणितीय श्रृंखला है या नहीं कब जानते हैं, जब उसमें क्या होता है कि सभी का मान समान आता है, अंतर समान आता है। लेकिन जब इस टाइप का प्रश्न आएगा बच्चा ना यहाँ पे, तो अंगगणितीय श्रृंखला रहती है वो, ये ध्यान में रखो। हाँ, या दिमाग में रखो। अब मैं क्यों बताता हूँ, देखो मैंने अभी जैसे लिखा यहाँ पे प्रथम T2 माइनस T1 D बराबर, ओके, D बराबर T2 माइनस T1, तो T2 का मान कितना हो गया, नंबर 1 -2 -2, देखो ये 2 प्लस था तो यहाँ माइनस रखा, आपको -4 मिलेगा। मैं इसलिए बताया आपको कि अंगगणितीय श्रृंखला रहती है, क्यों, क्योंकि वो क्या बताएगा मालूम है, फट से बता देगा -4 हमारा यहाँ गया आंसर, हमको मिल गया ना -4, दैट्स ऑल, अपना क्या हो गया, हमको उत्तर मिल गया। तो यहाँ पे +4 भी दिया गया है, +4 भी दिया गया है, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है, आप कंफ्यूज हो जाओगे, अरे -4 +4 कौन सा आएगा, क्योंकि देखो ये यहाँ पे चिन्ह जो है ना, ये जो चिन्ह दिए बच्चे ना, ये वाला, ये माइनस वाला चिन्ह, ये माइनस वाला चिन्ह, इसको ध्यान रखना है। जब दोनों ऋण और ऋण रहेगा, ऋण और ऋण रहेगा तो क्या होता है, जुड़ता है, ऋण और ऋण जुड़ता है, लेकिन चिन्ह लिखते हैं ऋण का, तो ये ध्यान में रखना है। देखो मैंने एक कर लिया, ओके, अगर आपको थोड़ा सा और डाउट है तो आप और एक कर सकते हो, T3 माइनस T2, इसका सूत्र है T3 माइनस T2, T3 का मान है -6 माइनस और -2, तो -6 + 2 हो जाएगा, आपको मिलेगा -4, यानी कि ऑब्वियसली हमारा दो आंसर आ गया, -4, तो आपका आंसर क्या होगा, देखो आंसर 3 बराबर -4 कौन सा है, A, यहां लिखेंगे A, ओके, आंसर 3 तो किसका मिल गया, A, ओके, ये आपको इतना हो गया, आपका ये मैंने बता दिया, यानी हर एक चारों पार्ट में से एक एक कोई ना कोई आने वाला है, चारों पार्ट में से, देखो अपने 4 ही पार्ट है हमारे पास, दो तीसरा और पांचवा पार्ट नहीं है, ओके, पहला दूसरा है, तीसरा है और पांचवा है, चौथा और छठवां नहीं है, तो उस पार्ट में से कुछ पर्याय बहुपर्याय नहीं आने वाले। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज बच्चा, जितना एमसीक्यू में जितने ये प्रश्न दिए ना, पहले उसको लिख लेना, मेरी बात समझे, एमसीक्यू में जो आपके प्रखंड प्रश्न संग्रह के एमसीक्यू में दिया गया है, देखो उसमें जितने प्रश्न लिखे पहले उसको अच्छी तरह से हल कर लेना। मेरी ऐसी मतलब मुझे ऐसा आशा है कि उसमें से ज्यादा प्रश्न पूछेंगे, अगर उसमें से पूछेंगे तो दैट फार बेटर, हमारे पास कितने होंगे, 4 मतलब 10 प्रश्न है तो 40 प्रश्न हो जाएंगे चारों में से, तो 40 प्रश्नों में से ही आएगा, हम बड़ी आसानी से उसको बाइफरकेशन कर सकते हैं, ओके, तो ये हो गया आपका, ये 2 नंबर के लिए भी प्रश्न पूछा जाता है बच्चा, पूरा हल करने वाला भी रहता है, ठीक। अभी चौथा बताता हूं, चौथा है, यदि पीबी बराबर 0.75, एनएस बराबर 100 हो तो एनबी का मान ज्ञात करना है। चौथा है पीबी बराबर 0.75, एनएस बराबर 100, तो एनबी बराबर कितना होगा, तो ये आपको सूत्र, आपको सिंपल है एकदम बच्चा, सिंपल याद रखने का, पी। अभी देखो ये कैसे हमको याद रखना है, ABCDEFGHIJKLMNOP, पहले कौन सा आता है, एन आएगा, बाद में पी आता है ABCD, लेकिन हमारा सूत्र क्या रखना है, पी, पी मतलब पावर, ऐसे समझने का, पी मतलब पावर, तो पी मतलब पावर किसका है, बी का पावर है, ओके, इसका घटक क्या है, बी का घटक क्या है, एनबी, और ये होता है मेन पावर यानी कि एनएफ, ऐसे याद रखने का दिमाग में, यानी कि यहाँ पे पी ए रहेगा तो पी ए बटे एन ए बटे एन एस, ऐसे याद करने का, पीबी है तो पीबी एनबी एनएस, एनएस हमेशा क्या होता है, सभी से भाग जाता है, मतलब ये हमारा पूरा पावर ऑफ स्टेशन रहता है, मतलब सारे नमूना अवकाश का, तो इस तरह से याद रखने का बच्चा, ये सूत्र याद रखने एकदम सरल तरीका है, आप सूत्र यहाँ पे याद रखोगे चलेगा, एग्जाम में भी रखो, अगर मान लो आपको सूत्र भूल जाता है तो दूसरा तरीका बताता हूं, ओके, ठीक है। अभी पहले हमको क्या करना है, मान रखना है, तो 0.75 बराबर एनबी आपको ज्ञात करना है, मैं इसको एक्स लिख सकता हूं या डायरेक्ट एनबी भी लिख सकता हूं, देखो मैं एक्स भी लिखूंगा एनबी भी, यहाँ 100 हो गया, करेक्ट, 100 हो गया। अभी क्या करना है, एनबी बराबर 0.75
गुणे 100। अभी बच्चे क्या करते हैं, इसका गुणा करते बैठ जाते हैं, इसका क्या करते हैं, गुणा करते हैं। अभी ऐसे बड़ा बड़ा गुणा करते हैं, 1-2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट उसमें खत्म कर देते हैं। गुणा नहीं करना है बच्चा। आपको अगर एक के बाद कितने जीरो है, 2, ध्यान में रखो। हाँ, जब गुणा करना रहेगा तो अपना बायां हाथ पकड़ो, बाएं हाथ से दशमलव दाहिनी तरफ भागता है, ध्यान में रखो। जितने जीरो है, देखो मैं बिना गुणा किए 0.1-2 भाग दिया तो आपको क्या मिलेगा, डायरेक्ट 75 मिलेगा। आप गुणा करते बैठोगे 0-0-0 का, फिर 1-1 का, इस नहीं, आप डायरेक्ट इस तरह से गुणा करो। यदि यहाँ संख्या बटे में आती भाग जाता है, ओके, तो मैंने बाएं से दाहिने बोला था ना, ये दाहिने से बाएं जाता है, ध्यान में रखो। हाँ, जैसे मान लो ऐसा रहेगा 0.75 या 775 रहेगा बटे 100 है। हाँ, तो दशमलव क्या होता है, 2 अंक 10 है तो 1 अंक के बाद लगेगा। अगर मान लो 100 है तो 2 अंक के बाद दशमलव लगेगा, दाहिने से बाएं भागता है। ये आप थोड़ी सी हिंट याद रखना है। ओके, अभी जैसे मैंने बताया कि पहले इसका उत्तर लिख लेते हैं। उत्तर क्या आएगा, 75 किसमें है, बी में। तो ऐसे लिखेंगे आंसर 4 में क्या आया, 75 बी है। ओके, बी आ गया। अभी देखो दूसरा तरीका, ये जो सूत्र वगैरह नहीं याद है वगैरह वगैरह, तो आप हमेशा ध्यान में रखने का, ध्यान कैसे रखने का, पीबी, ये पीबी है और एनबी है। हाँ, पीबी और एनबी ये दोनों तिर्यक में है क्या, तिर्यक में है, तिर्यक में रहते हैं। तो इनका और इनका डायरेक्ट गुणा कर दो, डायरेक्ट गुणा कर दो, यानी कि 75 में 0.75 में से 100 का गुणा कर दो, 75 डायरेक्ट उत्तर आ जाएगा। छोटा सा कंक्लूजन है, मतलब एकदम सिंपल तरीके से आपको आ जाएगा। और अभी आपको मैं बताता हूँ कि पूरे आंसर पेपर में क्या लिखना है। ये तो क्वेश्चन पेपर में दिया है, क्वेश्चन पेपर में आपको दिया रहेगा कि आपको कैसे लिखना है आंसर। देखो बच्चा, आप लोग बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना है। ये बोर्ड ने ऐसा क्यों किया है, क्योंकि आपका समय बचेगा। जो आपके कठिन प्रश्न है उसमें ज्यादा समय दे सकते हो, और इन सब प्रश्नों में देखो ऐसे लिखते हैं। मैं लिखूंगा क्वेश्चन नंबर 1A, क्वेश्चन नंबर 1A बॉक्स में लिखना है। जो बॉक्स रहता है ना, देखो ये इस तरह का बॉक्स रहता है, देखो यहाँ पे इस तरह का बॉक्स रहता है। ये प्रश्न क्रमांक ऑलरेडी लिखा हुआ है, आप 1A लिखिए, इसमें 1A लिखिए, बराबर है। फिर यहाँ पे मैं लिखूंगा आंसर 1। देखो ऐसे लाइन रहती है, आंसर 1। ओके, तो आंसर 1 में उत्तर कितना आया था आपको, ए मिला था। देखो मैंने ए लिख दिया, एक लाइन छोड़ो, आंसर 2। फिर दूसरे का उत्तर क्या है, दूसरे का उत्तर कितना आया था, सी, 3 आया था। ओके, हम लिखेंगे सी। आंसर 3, फिर से एक लाइन छोड़ो, आंसर 3। तीसरा आंसर क्या है, सामान्य अंतर कितना आया था, ए आ गया। ओके, आंसर नंबर 4, आंसर 4 में बी आया था, यहाँ पे लिखेंगे बराबर। देखो आपको ये इतना ही लिखना है बच्चे लोग। इतना लिखने के लिए आपके पास समय कितना चाहिए, हार्डली 10 से 15 सेकेंड, 20 सेकेंड, उससे ज्यादा नहीं। और मान लो बाय द वे मुझे ये नहीं आ रहा है, प्रश्न दूसरा और तीसरा नहीं आ रहा है मुझे, अब मैं क्या करूंगा। ओके, तो मैं इसको क्या करूंगा, पहला लिख दिया, दूसरा लिख दिया पर इसका आंसर नहीं लिखा, तीसरा लिख दिया इसका आंसर नहीं लिखा, चौथा आता है मैंने लिख लिया। अब उसको करना क्या है, आपको आपके जो क्वेश्चन पेपर रहता है, जैसे ये क्वेश्चन पेपर है, इसके अंदर देखो मैंने ऐसा निशान लगा दिया पेंसिल से। आपको इस क्वेश्चन पेपर में जो भी लिखना रहेगा, पहली बात तो इसमें लिखना नहीं है, एक भी शब्द लिखना नहीं है, खाली आप निशान लगा सकते हो। तो उसमें स्टार बना दो बच्चा, उसमें स्टार बना दो। स्टार का मतलब समझ जाने का कि ये हमारा जो प्रश्न है हमने अभी तक इसको हल नहीं किया हुआ है। क्यों बताता हूँ, क्योंकि जैसे हम आगे आगे बढ़ते जाते हैं, हमारे दिमाग में ये है कि ये दूसरा प्रश्न मैंने नहीं किया है, और वो पिक्चर उसका दिमाग में है कि इसका उत्तर क्या है। कभी कभी आपको मैं बता रहा हूँ, जैसे जैसे आप हल करते जाते हो, लास्ट में आपको ये उत्तर, जो इसका उत्तर है ना, उसी प्रश्नों में से मिल जाता है, क्वेश्चन पेपर में से। ध्यान में रखो कि बाय द वे उसमें भी आपको समझ में नहीं आया तो कोई भी बच्चा इस उत्तर को खाली नहीं छोड़ना, फिर गेस वर्क करना कि यार सर ने ऐसा बताया था, कुछ ऐसा देखना है, इस तरह से, तो गेस वर्क करना। ओके, गेस वर्क करने के बाद आपको समझो, मान लो यहाँ पे दूसरे का आंसर कितना है अपने पास, 3। ओके, दूसरे का आंसर 3 यानी कि सी है, अरे सी लिख दिया। तो गेस वर्क में आपका क्या हो जाता है, कम। आप खाली छोड़ दोगे तो एग्जामिनर क्या करेगा, ऐसे कट कर देगा ना, लेकिन आप लिखे रहोगे तो आपको उत्तर मिलेगा। लेकिन इसको खाली छोड़ना नहीं है। ये 4 मैं आपको बता रहा हूँ, या सभी को आना चाहिए,
सभी को आएगा प्रश्न का उत्तर। ओके, क्यों आएगा? जो तरीका मैंने बताया वैसा। अभी जो गलत तरीका है वो मैं बता देता हूँ, जो बच्चे गलत तरीके से लिखते हैं। ओके, वो तरीका गलत है। अगर आप लिखोगे तो नंबर कट जाएगा उत्तर सही होने के बाद। देखो यहाँ पे लिखा आपने 27, यहाँ लिखा 3 ऋण 4 और यहाँ लिखा 75। देखो आपने तो उत्तर सही लिखा है, लेकिन देखो पेपर के अंदर, पेपर में पहले ही लिखा गया है। देखो ऐसे सूचना दी रहती है, उसमें दिया है MCQ प्रश्न का उप प्रश्न क्रमांक लिखकर उत्तर लिखते समय सही विकल्प में A, B, C, D यह अक्षर लिखना है बच्चा आपको, ये नहीं लिखना है। ये गलत तरीका है, ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग मेथड है। ये जो है ये रॉन्ग मेथड है। समझ में आया? तो आपको वर्णाक्षर यानी कि जो उसके अंदर A, B, C, D दिया है उसका ही उत्तर लिखना है। देखो ये मैं पिछली बार भी बताया था, अभी भी बता रहा हूँ। ओके, क्योंकि ये बार बोर्ड कंसीडर नहीं करेगा आपका। पिछली बार कुछ बोर्ड ने कंसीडर भी किया था या नहीं किया था, पर अभी बोर्ड कहता है कि आपको जो बोला है वही लिखना है। ए, यहाँ पे आप लिखो सी, यहाँ पे ए और यहाँ पे बी। इस तरह से उत्तर आपको लिखना है। ये कितना समय लगा मुझे लिखने के लिए? 10 सेकंड भी नहीं लगा। समझ में आया बच्चे लोग? तो ये इस तरह से ये प्रश्न आपको लिखना है। आप उसको एक जगह पे सारे प्रश्नों को लिख के एक जगह कॉपी में या पन्ने में लिखकर उसको फाइल बनाओ, एक फाइल बना के रखने की। उस फाइल में रहेगा आपका। तो फाइल में कैसा रहेगा, जब भी आप चाहोगे मैथ की फाइल निकाल के उसके सारे प्रश्नों को आप एक बार रिवीजन कर सकते हो 5 मिनट के अंदर। ये जो मैंने बताया ना, ये वाला 5 मिनट में कैसे पढ़ाई होती है, देखो जैसे साइंस 1 में भी बताता हूँ, साइंस 2 में भी बताता हूँ, इसी तरह से यहाँ बताता हूँ। इसको खाली देखते जाना है। आज ओके, इसका उत्तर क्या था? इसका उत्तर हाँ 72 आया या 27, हाँ 27 आया था, 27 पहले का उत्तर ये था। इसे खाली 5 मिनट आप नजरों से फेर लो। ऐसे हम कम से कम महीना भर करेंगे ना, ये पूरा दिमाग में एकदम फीड हो जाएगा बच्चा। ओके, ये ध्यान में रखना। इस तरह से मैंने आपको बताया। अभी मैं आपको एक दूसरे 3-4 क्वेश्चन बताता हूँ, तो वो आप भी देखेंगे कैसे लिखना है। देखो अभी मैंने और 4 प्रश्न लिखे हुए हैं, तो बताता हूँ मैं आपको। एक बहुत अच्छा प्रश्न है मेरे पास। पहला है, देखो इसमें पहला प्रश्न दिया है, वर्ग समीकरण के मूल किस वर्ग समीकरण के मूल 2 तथा ऋण 5 है। किस वर्ग समीकरण के? तो इसमें खाली वर्ग समीकरण आपको मैं दिया है, आपको देता हूं मैं। ये वर्ग समीकरण ए, ये आएगा x का वर्ग प्लस 3x प्लस 10 बराबर 0। बी दिया है x का वर्ग माइनस 3x प्लस 10 बराबर 0। ओके, सी आ जाएगा x का वर्ग प्लस 3x माइनस 10 बराबर 0। बी x का वर्ग माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। ये अपने पास 4 मूल है। ओके, 4 वर्ग समीकरण है। इसमें से उसका मूल x, ये मूल 2 और ऋण 5 किसका है? अभी देखो मैंने एक आइडिया बताई थी आपको, एक आइडिया मैंने बताई थी कि एक गुणनखंड निकालना है। जैसे मान लो मैं एक कोई वर्ग समीकरण लेता हूं। ओके, मैं एक कोई वर्ग समीकरण लेता हूं। चलो मैं पहला लेता हूं, वर्ग समीकरण 1 लेता हूं। यानी एक देखो हिंट बताता हूं आपको किस तरह से लेना है। x का वर्ग प्लस 3x प्लस 10 बराबर 0, ये पहला समीकरण है। तो मैंने आपको बताया था कि वर्ग समीकरण गुणनखंड विधि से हल करने के लिए पहले और अंतिम का गुणा करते हैं। यानी कि क्या मिलेगा आपको यहाँ पे मिलेगा 10x से घाते। ओके, अब आपको गुणा करने पर कितना आना चाहिए? 10, और जोड़ने घटाने पर 3 आना चाहिए। ऐसी 2 संख्या ढूंढना है। तो मुझे मालूम है कि 5 दूनी 10 होता है, 5x और 2x होता है, करेक्ट। लेकिन यहाँ पे जो चिन्ह है वो पहले यहाँ लिखेंगे। अब आपको क्या करना है, घटाओगे तो ही नंबर मिलेगा 3, तो मैंने घटा दिया। लेकिन अब क्या उसमें लेकिन लग गया बच्चा कि ये ऋण और धन का गुणा करेंगे तो यहाँ ऋण आता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, धन है। देखो हाँ,
धन और ऋण का गुणा करेंगे तो ऋण आता है, लेकिन हमको क्या चाहिए, धन 10 चाहिए, बराबर है। गुणा करने पर भी परफेक्ट आना चाहिए, जोड़ने घटाने पर भी परफेक्ट आना चाहिए। तो ये नहीं है, ये नहीं है, ओके। ये वाला हमारा वर्ग समीकरण ये नहीं है, ओके। अब हम दूसरा देखेंगे। दूसरा सोचो, अभी सोचने का भी, अभी क्या करना है, देखो ये सभी x का वर्ग ऋण 3x धन 10 बराबर 0, सेम एज इट इज। देखो मैं ये समय है इसलिए बता रहा हूँ, ध्यान में रखो, इतना समय देना नहीं है। 10x से घाते 2, 10x से घाते 2 गुणा करने पर वही आएगा 5x और 2x। यहाँ पे ऋण है, यहाँ ऋण लगाएंगे, यहाँ धन लगाएंगे, समझा आपको, यहाँ ऋण लगाएंगे, यहाँ धन लगाएंगे, फिर वही प्रॉब्लम आती है, धन और ऋण, ऋण यहाँ आता है, ये आपका उत्तर गलत हो जाता है। आ रहा है समझ में? दूसरा भी नहीं है। अब तीसरा देखेंगे हम लोग। देखो तीसरा देखेंगे, खाली चिन्हों को बदल दिया था, चिन्हों को बदल दिया, यहाँ कर दिया धन और यहाँ कर दिया ऋण, ओके। अब क्या करेंगे, पहले और अंतिम का गुणा करेंगे, यानी कि 10x से घाते 2 वो भी ऋण आएगा। अब गुणा करने पर, अब गुणा करेंगे तो 5 आएगा, 5x और 2x, करेक्ट, 5x और 2x। तो यहाँ पे क्या है, धन, यहाँ पे धन है, बराबर है, इसको धन 10, ओके ठीक है। यहाँ पे धन 5 लिखेंगे, क्योंकि ये धन है इसलिए बड़ी संख्या का चिन्ह लिखेंगे, और यहाँ ऋण लिखेंगे, ओके। अब क्या होता है, इसका गुणा करने पर आपको मिल जाएगा। देखो अभी मैं क्या किया, धन और ऋण का गुणा करेंगे तो ऋण आया, 5 दूनी 10, x का x में गुणा करेंगे x से घाते 2, यानी ये क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया और ये क्लियर हो गया। समझ में आया आपको मेरी बात? अब जब उत्तर में आएगा ना, देखो उत्तर मैं हल करके बता देता हूँ, आपको पूरा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। तो देखो मैं यहाँ पे उसको हल करता हूँ। देखो x का वर्ग धन 3x ऋण 10 बराबर 0, यानी कि x का वर्ग, इसकी जगह पे हमको क्या लिखना है, ये लिखना है, धन 5x ऋण 2x ऋण 10 बराबर 0। तो इनमें कॉमन आएगा x, x धन 5 ऋण 2 x धन 5। देखो मैंने इसलिए जोर से बोला कि यहाँ ऋण है, यहाँ ऋण है, बाहर ऋण रहेगा कोष्ठक के, तो ये धन हो जाएगा, बराबर 0। ये कोष्ठक समान, x धन 5 और x ऋण 2 बराबर 0। तो x धन 5 बराबर 0, x ऋण 2, x ऋण 2 बराबर 0। तो x बराबर ऋण 5 और x बराबर कितना आएगा 2। ये और ये मूल हमको मिल गया। ये इतना सब सोचने के लिए, अभी मैं बताऊं, मैंने इसको 5 मिनट लगा दिया एक प्रश्न को हल करने के लिए, तो 5 मिनट आपके पास है ही नहीं। तो अभी इसको कैसे सोचोगे, सिंपल तरीके से कैसे सोचोगे? सिंपल तरीके से सोचने के लिए आप दिमाग में यही रखो, दिमाग में यही रखो, ये 10 आएगा, हाँ 10 आएगा, 5 दूनी 10, धन और ऋण गायब, ये तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि अगर घटाना है ना हमको, 5 में से 2 घटाना है, तो ही आपको यहाँ पे क्या आएगा, ऋण आएगा, ओके, धन आएगा यहाँ पे। इसके बाद ये वाला देखना है, यहाँ ऋण है यहाँ धन, ये वाला आखिरी जो संख्या है, अगर ये धन है और यहाँ ऋण है तो भी ये नहीं आएगा। देखो यहाँ धन था, यहाँ धन था, लेकिन घटाना था इसलिए नहीं आया। ये वाला देखना है आपको, आखिरी संख्या ऋण है और ये धन था, तब हमको वो दोनों मूल मिल गए, यानी कि उत्तर आपका क्या आएगा, सी आएगा। समझ में आया? ये वाला भी आप ले सकते हो। ये वाला अगर मैं लेता हूँ, ये वाला लेता हूँ, तो यहाँ पे क्या आएगा, देखो अगर मान लो ये समीकरण लिया मैंने, ये वाला समीकरण नंबर 4, यहाँ ऋण लिया, यहाँ ऋण है, तो यहाँ ऋण आएगा, यहाँ धन आएगा। लेकिन जब ये हल करोगे तो ये आपको 5 मिलेगा और ये ऋण 2 मिलेगा, यानी ये मूल तो नहीं है, यहाँ पे धन 2 और ऋण 5 था। तो इस तरह के कंफ्यूजन रहते हैं हमारे पास बच्चों के पास, तो वो कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ये तरीका अपनाना है। खाली इसमें ये जो गुणनखंड विधि है ना, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है चिन्हों को जोड़ना। मैं बताता हूँ, हमारे अलजेब्रा में 2 पिलर है, 2 स्तंभ है हमारे पास, एक धन है और एक ऋण है, बराबर है। अगर धन की जगह पे ऋण लिख दिया, ऋण की जगह पे धन लिख दिया, तो पूरी इमारत ढह जाती है, यानी पूरा प्रश्न गलत हो जाता है। इसलिए हमेशा चिन्हों को ध्यान रखना है, धन और ऋण, ये 2 चिन्ह याद रखो, बाकी का तो सब समझ जाते हैं, ठीक। तो अभी देखो इसका उत्तर हमारे पास मिल गया, हमारे पास जो उत्तर मिला है इसका, इसको लिखेंगे, ऐसे लिखते हैं, आंसर 1C, आंसर 1C मिल गया। तो ये इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछते हैं बच्चे लोग, ओके। 1 नंबर के लिए भी कभी पूछा गया है, कभी कभी बहुपर्याय में पूछा है, कभी 2 नंबर के लिए भी पूछ सकते हैं बच्चा, ओके। तो ये चीजों को आपको ध्यान में रखना है। अगला है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो मैं अगर मैं पेपर बनाऊं तो क्वेश्चन दूंगा, मैं पेपर बनाऊं तो क्वेश्चन जरूर दूंगा मैं।
एकदम सरल है, बस बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं उसके अंदर। देखो मैं उसको प्रश्न क्रमांक दूसरा लिख के बताता हूं आपको। प्रश्न दूसरा है, यदि 3x धन 2y बराबर 10 तथा 2x धन 3y बराबर 15 हो तो x धन y बराबर कितना होगा। x धन y का मान ज्ञात करना है। इसमें पर्याय दिया हुआ है, मैं पहले पर्याय लिख देता हूं। नंबर ए 5 ए 5 बी 25 सी दिया है ऋण 5 और डी है हमारे पास 10। डी है 10। ये चार पर्याय दिए गए। हाँ, तो ये बच्चे क्या करते हैं, वो जैसे आपके पास अभी तो वो पोर्शन तो काट दिया है, लेकिन ये बहुपर्याय में दे देते हैं। ध्यान में रखो, वो पोर्शन खत्म कर दिया है, वो गुणन मतलब युगपत समीकरण का। पर लेट इट बी, ये क्वेश्चन अगर पूछा जाए एग्जाम में तो उसको कैसे हल करना है, देखो एकदम सरल तरीके से हम कर सकते हैं। देखो 3x धन 2y बराबर 10, इसमें भी देखना है कि ये युगपत समीकरण के रूप में है या नहीं है। ओके, उसका समीकरण है x धन y बराबर एक संख्या। ओके, तो ये आएगा 2x धन 3y बराबर 15। अब इनको जोड़ेंगे, 5x धन 5y बराबर 25। जो पहली संख्या है सभी से भाग दे दो, आपको मिलेगा x धन y बराबर कितना मिलेगा 5। x धन y बराबर 5, यानी कि पर्याय क्या हो गया ए। ध्यान में रखो, हाँ ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछते ही हैं, इस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उसमें बहुत ज्यादा बदल करेंगे तो यहाँ क्या लिखेंगे पता है, यहाँ ऋण लिख देंगे, धन की जगह पे ऋण लिख देंगे कंफ्यूज करने के लिए। तो आपको क्या करना है, फिर यहाँ कहीं ऋण आ जाएगा। ओके, तो x धन y का इस तरह का समीकरण आपको लिखना है, एकदम सरल तरीका है। अभी मन में कैसे करना है, मन में करना है 3 और 2 5, 3 और 2 5, 10 और 5 15, 10 और 15 25 हो गया, 5/25 यानी 5। दैट्स ऑल, डायरेक्ट उत्तर लिखने का। देखो 3 और 2 5 हो गए, ये भी 3 और 2 5 हो गए जोड़ने पर, हाँ दोनों समीकरण को जोड़ने पर, और 10 और 5 15 हो गए, सॉरी 10 और 15 कितने हो गए 25 हो गए। तो 25/5 बराबर कितना होता है 5/25, यानी कि 5 उत्तर आएगा। तो ये इस तरह से सोचना है, फास्ट वे में इस तरह से सोचना है, हल करने के लिए इस तरह से। अभी बच्चे क्या करते हैं देखो मैं बताता हूँ, ये इस टाइप के भी क्वेश्चन मैंने देखे हुए पेपर में, वो बच्चों ने पूरा हल किया हुआ है। इस समीकरण नंबर 1 2 फिर 3 निकाला, फिर घटाया 4 निकाला, फिर उसके बाद समीकरण 3 4 से x और y का मान निकाला। उसको निकालने की जरूरत ही नहीं है, उनको यहीं रुकना है बस। अगर 1 नंबर में भी पूछा गया तो यहीं रुकना है उनको, 2 नंबर में पूछा गया तो भी यहीं रुकना है बच्चा को, ज्यादा आगे जाना नहीं है, क्योंकि आपको पूछा क्या है उतना ही बताना है। ओके, कभी कभी एग्जामिनर बोलता है कि मॉडरेट बोलता है नंबर काट लो इसका, करो आगे बढ़ा हुआ है, क्योंकि वो सोच नहीं पा रहा है ना कहाँ तक। लेकिन हम बोलते हैं नहीं, हमारे बच्चों ने यहाँ किया, यहाँ तक हो, यहाँ नंबर दो, दैट्स ऑल, पीछे का मत देखो। समझ में आया बच्चा? तो आपको ये इस तरह से इसको हल करना है। आपको यहाँ पे मिल जाएगा इसका आंसर लिखेंगे, इसका आंसर आ जाएगा, आंसर 2 का क्या हो जाएगा 5, सॉरी देखो मेरी भी गलती हो जाती है, ए आएगा। ओके, आंसर 2 का ए आ जाएगा। ओके, कभी मान लो गलती से, देखो अभी 2, मैं आपको बताता हूँ बच्चे लोग क्या गलती करते हैं। अभी जैसे मैंने गेस किया ए आया, मुझे कहीं से मालूम पड़ा नहीं बी आता है, मैंने बी लिख दिया, इसको कट कर दिया, बराबर है। अरे फिर ये भी कंफ्यूज हो गया, मुझे कहीं से समझ में आया मुझे सी मिल गया, फिर बाद में लगता है नहीं डी होगा। कि बच्चे कंफ्यूज है, ऐसे काटो मत, ऐसे काटो मत। आप क्या करो, अगर कंफ्यूज हो तो लिखो मत, लास्ट में 15 मिनट जब पेपर होगा तब ये पूरा का पूरा काटो मत, पूरा का पूरा नहीं लिखना है आपको, खाली क्या लिखना है, खाली छोड़ दो, बाद में क्या लिखना है ए आएगा तो ए लिखना है। ओके, ध्यान में रखो, आप गलत गलत करते जाते हो, फिर बाद में एग्जामिनर के दिमाग में आता है इस बच्चों ने कहां से किया, कैसे किया, क्यों काटा, वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक, तो आप आधा नंबर कट करने का भी चांस मत दो एग्जामिनर को। ये 2 बता दिए, 2 और प्रश्न बताता हूं, एकदम सरल वाला, एक से सरल सरल टाइप के प्रश्न आते हैं। उसमें प्रश्न क्रमांक तीसरा है, किसी अंकगणितीय श्रृंखला में, हाँ तीसरा है, किसी अंकगणितीय श्रृंखला में, अंकगणितीय श्रृंखला में a बराबर 100, बी बराबर
100 तो T10 बराबर कितना होगा? T10 बराबर कितना होगा? इसका पर्याय दिया हुआ है A 100, B 1000, उसके बाद C 10,000, इसके बाद D दिया है 10। ये अपने पास 4 पर्याय दिए गए हैं। ओके, तो अभी इसको हल करने के लिए सिंपल तरीके से हल करना है। अभी पहले सिंपल तरीके से हम हल करते हैं। तो इसमें हम Tn का सूत्र लगाएंगे। ओके, A का मान दिया, D का मान दिया, N का मान कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो हम Tn इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1D। और दूसरी बात बताता हूं, जैसे 1 नंबर का ही तो प्रश्न है, अगर मान लो 2 नंबर 3 नंबर के प्रश्न में ये सूत्र लगा लो बच्चा, आधा नंबर मिल जाता है, 1 नंबर भी मिलता है। ओके, तो अभी T10 A का मान 100 प्लस N का मान कितना आएगा? 10 ऋण 1 गुणे D गुणे D का मान कितना है? 100, तो ये आएगा 100 धन 9 गुणे 100। ये कुछ गलत हो रहा है अपना। ओके, पर इसके पर्याय में इसका उत्तर आता है डायरेक्ट 1000। 1 मिनट, हाँ 1 सेकेंड। वर्ग समीकरण है ना, प्रश्न क्रमांक 3 है। एक मिनट है बच्चे लोग, कंफर्म कर लेते हैं। हजार है, उसका उत्तर तो 1000 ही है। लेट इट बी, इसको क्वेश्चन को हम बदल देते हैं, जो अपना कंफ्यूजन हो जा रहा है। देखो इसमें दिया गया है, देखो इसमें ऑलरेडी दिया गया है, तो हम अगर सही कर रहे हैं तो आएगा भी। देखो ये कितना हो जाएगा? 100 प्लस ये गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 900, कितना आ जाएगा? 1000। देखो मैं कंफ्यूज क्या हो गया? मैं कंफ्यूज हो गया कि यहाँ पे 1000 है, ये 10 है, 100 है। तो अभी यहाँ 10 ऋण 1 9 गुणे 100, तो ये कितना हो गया? 900। 900 और धन 1 कितना हो गया? 100, 1000 हो गया। ओके, आपको उत्तर क्या मिला? आंसर मिल गया आपको, यहाँ पे मिलेगा आंसर नंबर 3 में 1000 कौन सा है? बी, बराबर बी मिल गया। ये 1000 वाला आपका उत्तर सही हो गया। तो ये Tn का सूत्र इसके अंदर लगाना है, Tn इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1D। इस तरह से लगा के आप हल करोगे। ये आपको 2 मार्क्स के लिए भी क्वेश्चन पूछते हैं बच्चा, 2 मार्क्स के लिए भी एक क्वेश्चन पूछा गया है, 1 नंबर के लिए पूछा जाता है। तो ये आप क्या करना है, इस प्रश्नों को इस तरह से हल करना है। अब इसको सोचना कैसे है, देखो फास्ट ट्रैक में कैसे सोचना है। तो आपके दिमाग में सूत्र है Tn इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1D। यहाँ पे आएगा 100, 9 गुणे 10, 9 गुणे 100। देखो यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 100 है, धन 9 गुणे 100, 900 धन 1 100, कितना हो गया? 1000। तो आपके पास ये उत्तर कितना हो जाएगा? 1000। यानी कि आपको उत्तर क्या मिलेगा? B1। इस तरह से फास्ट में सोचना है। इसमें Tn का सूत्र लगाया, Tn इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1D, राइट। तो ये आपका उत्तर आपको यहाँ मिल गया C, तीसरे का मिल गया आपको B। अभी मैं एक प्रश्न और बता देता हूं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन है ये, 1 नंबर 2 नंबर के लिए भी पूछा गया है। देखो प्रश्न है चौथा, 0 1 2 3 4 इन अंकों की सहायता से 2 अंकों वाली संख्या बनाओ। 2 अंकों वाली संख्या बनाओ। 2
अंकों की पुनरावृत्ति ना करो, अंकों की पुनरावृत्ति ना करो, पुनरावृत्ति ना करो। ओके, अभी देखो इसका एक पर्याय दिया है ए 14 है, बी दिया है 16, सी दिया है 18 और डी दिया है 20। ओके, अब इसको मैं कैसे हल करता हूं, देखो आपको मालूम है कि कल एक सर ने भी अच्छी तरह से बताया कि आपको जीरो लेना है कि नहीं, कंफ्यूजन है। अगर मान लो संख्या यहां से शुरू होती है, बराबर, ये जीरो से शुरू हुआ है, तो हम क्या लेंगे, इसमें ऐसे संख्या लेंगे। देखो मैं संख्या बनाता हूं 10, देखो ऐसा 10, फिर 12, फिर 13 और 14, फिर 2 लेंगे 20, देखो 20, 21, 23 और 24, फिर 3 लेंगे 30, 31, 32 और 34, फिर 4 लेंगे 40, 41, 42 और 43। ये सारी एन एस आपको ज्ञात करना है, इसके पुनरावृत्ति ना करते हुए उसका एन एस, इसमें एन एस ज्ञात करना है, यानी कि उसके पूरे कितने होते हैं। देखो यहां से लेके ये एस हो गया और एन एस, गिनो 1 2 3 4, 4 चौक 16, यानी कि 16, यानी कि कितनी संख्या आ जाएगी, 16 संख्या। ये बहुत कंफ्यूजन वाला है, कुछ बच्चे क्या करते हैं 1 0 1 2 ऐसे लेते हैं, देखो 0 1 0 2 0 3, इस तरह से नहीं करना है आपको, इसको शुरू करना है 1 से, दहाई मतलब 1 और 0 10, 1 और 2 12, जो उसी संख्या को नहीं लेना है, वो वाला जो संख्या उसको नहीं लेना, उसको छोड़ना है। यानी कि 10 लिया, 12 लिया, यहाँ 11 नहीं लिया मैंने, 10 12 13 14 20 21 23। तो ये देखो कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया बच्चा, इस तरह के प्रश्न कई बार पूछे गए हैं। तो उस प्रश्नों को क्या करना है, ये अच्छी तरह से याद रखना है। ओके, समझ में आया। और मान लो अभी फास्ट ट्रैक में कैसे सुनना है हमको, इसका आंसर देखो, इसका आंसर 4 में क्या आएगा, 16 कहाँ है, डी में है। फास्ट में कैसे सोचना है, आपको मालूम है 1 2 3 4 संख्या एक से बनी है, तो 4 बार 4 संख्या है तो 4 चौक 16 डायरेक्ट। जो कैसे मैं सोचा 1 2 3 4 संख्या बनती है, अगर मान लो इससे और इससे गए तो 4 बनी, तो 4 संख्या है तो 4 गुणे 4 कितना होता है, 16 हो जाता है। तो डायरेक्ट वे से हम लिख सकते हैं, लेकिन जब आपको 1 नंबर 2 नंबर के प्रश्न आएंगे ना, तो बच्चे लोग आप क्या इस तरह से उसको आपको हल करना है। ओके, देखो मैंने आपको ये 8 प्रश्न बताए हैं, 8 प्रश्न आपको बता दिए। अभी और बाकी के जो प्रश्न हैं वो आपके स्कूल के टीचर या आप खुद बहुपर्यायी के कुछ जो प्रश्न है उसको ढूंढ के लिखेंगे बच्चा ना, तो एक तरह का ऐसे फाइल बना लो, एक फोल्डर बना लो, उस फोल्डर में इस तरह से सब रखते जाइए, जो है आपका जो भी आपने लिखा है उसको रखते जाइए, और उसके आंसर के साथ आपको रिवीजन के लिए बहुत समय लगेगा। इसमें आपका ये 4 नंबर कहीं नहीं जाएगा। देखो बच्चा, मैंने बोला है जो बच्चे हमारे बहुत ब्रिलियंट है नो प्रॉब्लम, उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो बच्चे हमारे थोड़े से कमजोर है बच्चा, तो उनके लिए मैं हिंट देता हूँ। कुछ बच्चे देखो मैं रियल बताता हूँ, कुछ बच्चे आते हैं सर ये तो क्या है, कौन सा प्रश्न है, किस पार्ट से है, कहाँ से है, क्योंकि वो अभी तक कभी नहीं आए थे वगैरह वगैरह, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। बट उनको बोलते डोंट वरी बच्चा, कुछ प्रॉब्लम मैं आपको बता रहा हूँ, देखो ये इस पार्ट से रिलेटेड है, ऐसा है, आपको इसको ऐसे करना है, आपको ऐसे करना है, मतलब आपको यहाँ पे से तैयार कर लो, आपको उत्तर याद रहेगा, आप देखते जाओ रोज रोज। ये तरीका, मेरा तरीका कैसा है, मैं रोज आऊंगा, सुबह जब पढ़ने बैठूंगा ना तो मैं इसको रिवीजन कर लूंगा, अरे इसका उत्तर ये, इसका उत्तर ये, मेरा 5 मिनट में रिवीजन हो जाता है। ऐसे मैं 10 दिन 15 दिन 20 दिन देखूंगा, अरे ये तो मैं देखा था कल, ये मुझे आते हैं उत्तर, तो आपको उत्तर याद हो जाते हैं। इस तरह से याद करके, याद नहीं करना है आपको, दिमाग में उस चीजों को रखना है बच्चे लोग। ओके, अभी इसमें कोई आपको डिफिकल्टीज डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। हाँ सर जी। हाँ सर बोलिए सर। हाँ बच्चे कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं अभी। हाथ उठाओ बच्चों, किसको कुछ पूछना है तो। हाँ बच्चे लोग किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं बच्चे। पूजा पांडा। सर आप जो पकड़े हो ना वो पैड में फाइल में पेपर्स वो भेज सकते हो क्या? हाँ बच्चा, आपको सब मिल जाएगा। सुनो, आप जिस स्कूल में हो ना, आपके टीचर के पास वो पहुंच जाएगा बच्चा। हाँ, टीचर के पास पहुंच जाएगा, टीचर आपको वो प्रिंट आउट निकाल के दे देंगे, आपको जेरॉक्स करना है, रखना आपके पास।
ये जो है मेरे पास फाइल में ना ऐसे बहुत सारे बनाए हुए हैं हम लोगों ने। तो ये हम देखो, मेरी जिम्मेदारी है क्वेश्चन नंबर 1A का पीडीएफ मैं भेजूंगा बच्चा। ओके, 1A का पीडीएफ कम से कम 40-50 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें आपको क्या करना है, पीडीएफ बना के उसका एक प्रिंट आउट निकाल के जेरॉक्स करके अपने पास फाइल में रखना है। डोंट वरी, उसके लिए चिंता मत करिए आप। अभी जो मैंने, मेरे पास समय बहुत है, तो अभी इस तरह से पढ़ने जाएंगे। ओके, ये आपको इसी हफ्ते यानी नेक्स्ट वीक में आपको मिल जाएगा, आपको आपके टीचर के माध्यम से। पूनम केसरी। हेलो सर। सर ये लास्ट वाला सम बताओ ना, रिटर्न मैंने नहीं समझा, मैं थोड़ा काम कर रही हूँ। जो अभी मैंने बताया लास्ट वाला। हाँ सर, ये वाला थोड़ा बताओ ना। ये देखो, ये हेल खेल में कल हमारे एक सर ने बहुत अच्छी चीज बताई कि आपको ना अगर कुछ नहीं आ रहा है ना, तो ये संभाव्यता, ये जो लास्ट पार्ट है ना, इसको कर लो बच्चा, एकदम हेल खेल में। जिस अभी मेरे पास है ना 4 नंबर, हम ले लो 4 नंबर ले लो। ओके, 0, 1, 2, 3 और 4 ले लिया हमने। तो मैं क्या करूंगा, 1 और 0 को साथ में ले लूंगा, तो एक जोड़ी बन गई। 1 और 2 को साथ में ले लिया, 2 जोड़ी बन गई। 1 और 3 को साथ में ले लिया, 3 जोड़ी बन गई। और 1 और 4 को ले लिया, चौथी जोड़ी बन गई। बराबर है। मेरे पास 2 गेंदे थे, एक का नंबर 0 दिया, एक का कितना दिया, 4 गेंदे हैं मेरे पास। ओके, 5 गेंदे हैं मेरे पास, तो मैं लिखूंगा 0, 0, 1, 2, 3, 4, ये 5 गेंदे ले लिया हमने। तो अभी मैं क्या करूंगा, पहले जोड़ी बनाऊंगा 1 और 0 की, फिर 1 और 2 की, 1 और 3 की, 1 और 4 की। देखो बन गया ये। फिर मैं क्या करूंगा, उस गेंद को वापस लूंगा, रख दूंगा उसी जगह पे। फिर 2 को लूंगा, 2 और 0 की जोड़ी बनाऊंगा, 2 और 1 की बनाऊंगा, 2 और 3 की बनाऊंगा, और 2 और 4 की बनाऊंगा। देखो 2 और 3 और 2 और 4, इस तरह से जोड़ियां बनानी है बच्चा आपको। यानी 2 अंकों वाली संख्या शुरू होती है 10 से, खत्म होती है 99 से। तो ये 2 अंकों वाली संख्या आपको बनानी है इस तरह से। देखो मैंने तीसरा भी बना दिया, चौथा भी बना दिया, तो आपको मिलेगा 16 नंबर। संदीप जायसवाल, माइक चालू करो। हाँ बोलो बच्चा। सर हाँ बोलिए। तो पर्याय चुनकर सर क्वेश्चन लिख के आंसर लिखना है। नो 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 नो, मैं आपको याद बता दिया, कितनी बार बताया आपको, क्वेश्चन लिखना ही नहीं है बच्चा। आपको क्या लिखना है, देखो फिर से बताता हूँ, प्लीज आप कंफ्यूज मत हो जाइए। मैं एक बार और बताऊंगा, इसका एक लेक्चर रहेगा तो लास्ट तक। देखो ये मेरा आंसर पेपर है, देखो मैं आपको बताता हूँ, अभी मैं आपको पूरा आंसर पेपर बता देता हूँ कैसे। ये मेरा आंसर पेपर है, बराबर है। देखो ये बॉक्स में मैंने लिखा 1A, बॉक्स में लिखा आंसर। देखो आंसर 1, उत्तर भी लिख सकते हो आप हिंदी में, आंसर 1, और ये आंसर 2, आंसर 3, आंसर 4, बराबर है। मान लो इसका A आया, इसका C आया, मान लो, हाँ ये मैं अंदाज से, ये B आया और ये D आया। ये आपको खाली इतना लिखना है बच्चा, ये सब प्रश्न वगैरह कुछ भी नहीं लिखना है। इसमें जो मार्क्स है ना, संख्या वो भी नहीं लिखनी है, खाली A B C लिखना है। समझ में आया आपको? आप उसमें प्लीज कुछ भी ये सारे प्रश्नों को लिखना ही नहीं है। ये पहला प्रश्न हमारा होना चाहिए। देखो मैं टाइम मैनेजमेंट के बारे में बताऊंगा, तो पहला प्रश्न आप हार्डली 5 मिनट में होना चाहिए। ये 5 मिनट तो मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया, कम से कम 2 से 3 मिनट में पहला प्रश्न होना चाहिए। समझे बच्चे? सिया पूछो। बोलो बच्चा, प्रश्न पूछो सिया। शाबाश। हेलो। हाँ बोलो बच्चा। हेलो सर। सर आपने जो वो 41, 42, 43 जो लिखे हुए हैं ना, वो गिनती वो थोड़ा समझ बच्चा नहीं जरा आ रहा है, जोर से बोलो ना, कंफ्यूजन हो मुझे रही है सुनाई नहीं दे रहा है बच्चा, जरा जोर से बोलो। हेलो हेलो हाँ बोलो। हाँ हेलो बोलो बोलो। सर, वो जो आपको आपने तो गिनती लिखी है 41, 42, 43, तो वहाँ पर सर लास्ट में दिखिए ना, वहाँ पर थोड़ा हाँ हाँ, मिस्टेक दिख रही है, दिखाइए, 1 मिनट समझा दीजिए जरा। यहाँ पर ये वाला देखिए 40 वाला। 31, हाँ जी जी यही, देखो 30 लेंगे, 40, 41। 40, 41, 42 और 43 तक जाएंगे सर। 42 और सर ये 30, 31, 32, 34, इसका क्या है सर? यहाँ पर तो 33 आना चाहिए था, तो यहाँ पर 34 क्यों मैंने मतलब वही सी कर 2 रहा है बात बताई ना मैंने आपको। मैंने 5 गेंदे लिए हैं, क्या? मुझे जोड़ियां बनानी है, तो जो गेंदा मैंने जिस गेंदे से जोड़ी बनानी है उसका एक ही गेंदा है मेरे पास। मेरी बात समझे क्या? यानी कि जो संख्या, देखो मैं यहाँ 11 भी आना चाहिए था, 11 नहीं है, यहाँ 12, यहाँ पे यस कितना सर। 22 नहीं है,
यहाँ पे 22 33 नहीं है। ओके ओके, तो वो संख्या नहीं लेनी है, उसी 33 नहीं संख्या है। से नहीं जोड़ना है। मेरी बात समझे क्या? ओके ओके, थैंक्स सर, हाँ, थैंक्स ओके, थैंक्स। ओके। संदीप जायसवाल। सर हाँ बोलो सच्चा। सर जो ये सर डायरेक्ट आंसर लिखेंगे कि सर सॉल्व करके लिखना है? नहीं बच्चा, देखो आपको अगर ऐसा लगता है मुझे सॉल्व करना है तो रफ में देखो, आपका जो आंसर पेपर है ना, आंसर पेपर के आखिरी पन्ने में यहाँ रफ लिखिए, वहां पे हल करिए। यहाँ कुछ भी हल करके कुछ भी सॉल्व करके मत लिखो, नंबर कटेगा आपका नहीं तो। यहाँ पे सर आपको क्वेश्चन पेपर में सॉल्व करेंगे? हाँ बच्चा, यहाँ पे अगर आपको सॉल्व करना है ना तो लास्ट पन्ने पे, रफ पन्ने पे सॉल्व करना है आपको, यहाँ कुछ नहीं करना बच्चा। सर क्वेश्चन पेपर के? हाँ क्वेश्चन पेपर के? नहीं, क्वेश्चन पेपर नहीं यार, आंसर पेपर है ना, आंसर पेपर। हाँ सर। आपके आंसर पेपर का आखिरी पन्ना जो रहता है, वो मैंने बताया क्वेश्चन पेपर पे कुछ भी नहीं लिखना है बच्चा। अगर एग्जामिनर ने पकड़ लिया तो आपका माइनस मार्क्स करते हैं। तो प्लीज क्वेश्चन पेपर पे एक शब्द नहीं लिखना है, आपके आंसर पेपर का आखिरी पन्ना ले लो, वहां पे रफ करो आप। ओके, देखो ऐसा बताया, कुछ बच्चे यहीं पे रफ कर लेते हैं, जैसे यहाँ है ऐसे लाइन खींच के रफ कर लेते हैं, तो रफ और फेयर एक ही में मिक्स हो जाता है। वो कहते हैं ना कि घर का दरवाजा खोलो सामने डस्टबिन रहेगा तो अच्छा नहीं लगता है ना, तो एकदम लास्ट के पन्ने पर क्या है, यहाँ पे रफ करना है आपको। ओके, रोशनी। माइक चालू करो। अनुज। बोलिए बच्चा। सर टाइम हो गया सर, बंद करते सर, नेक्स्ट लेक्चर का टाइम हो गया। धन्यवाद सर जी, धन्यवाद, थैंक यू।